हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। आज हम स्टार्ट करते हैं सीटेट सीडीपी के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो कि आपके सामने लेकर आए हुए हैं। तो मेरे चैनल से बने रहने के लिए लाइक करिए और शेयर करिए, साथ ही साथ कमेंट करिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो। और अच्छी तैयारी के लिए, अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, क्योंकि आपका सीटेट आएगा। सीटेट के बाद देन आपका टेट आने वाला है। टेट 7 मार्च को है एग्ज़ाम, जो कि उसके बाद सुपर टेट आएगा आपका। तो सुपर टेट और टेट सीटेट की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अच्छी प्लानिंग के साथ, एक नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके लास्ट टाइम 15 दिन आपके जो शेष बचेंगे उसमें आपकी क्लासेस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड होंगी, जो ऑडियो ना हो के डायरेक्ट फेस टू फेस मुलाकात होगी आपसे। तो उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस उस बार जैसे आपको सीटेट जो पहला था उसमें आपको जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सीटेट की दृष्टि से। तो आगे का क्वेश्चन जो भी हैं, मतलब 15 क्वेश्चन जो भी हैं सीटेट के, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट जो कि है नोट्स के, जो आपको मतलब पूरा डीपली आपका जहाँ से मतलब आपका इम्पोर्टेंट रहेगा वहाँ से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। और कितना आपको सीटेट में मेहनत करने की ज़रूरत है, आपके 120 प्लस हो सकते हैं। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो कल आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चन की श्रृंखला सीडीपी की। पहला क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो सीखने को संवर्धित कर सकता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। मतलब जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत होंगे उसके आधार पर एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकास शुरू होता है। अगर विकास का क्रम पूछा जाए तो बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सीटेड में, बहुत बार रिपीट हुआ है कि प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी जो आपका विकास प्रारंभ होता है वो आपका प्रसव पूर्व अवस्था से आपका जो बालक का विकास होता है वो प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, तो दिमाग से समझिए, सीडीपी बहुत आसान है आपका, और साथ में आपका जो लैंग्वेज रहेंगी हिंदी लैंग्वेज, जो आप इंग्लिश है तो लैंग्वेज का पेपर आसान होता है, क्योंकि उसमें आपका पैराग्राफ वाइज 15-15 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स आपके इजी ही रहते हैं। तो और आपका सीडीपी अगर 20 कवर करता है 50 हो गया आसानी से। और आप अगर जूनियर का देते हैं तो उसमें साइंस और मैथ, साइंस ग्रुप के स्टूडेंट के लिए, आर्ट ग्रुप के स्टूडेंट के लिए जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको थोड़ा सा सिर्फ 20 नंबर की आवश्यकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने की, कहाँ से पूछे जाते हैं। 70 आपके 70 प्लस तो हमेशा जाएगा। रुकता कितने से सीटेड, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से, तो उसको समझना अति आवश्यक है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है प्राकृतिक बुद्धि। क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि। यानी जो आपके पशुओं को समझने की, खनिजों को, पेड़ पौधों को, तो ये बुद्धि आपकी प्राकृतिक बुद्धि कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो बुद्धि के वितरण, यानी वितरण माने बांटना, तो बुद्धि को जो कई भागों में बांटा गया उसके अनुसार अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग जो होते हैं प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं और बहुत कम लोग मंद बुद्धि के होते हैं। ये बहुत कम स्तर है। तो ये बुद्धि के वितरण से संबंधित है, यानी बांटने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे तो जो सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी जो अधिक उम्र के होते हैं वो छोटे कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है।
तो उच्च उपलब्धि यानी उपलब्धि मिलती है, तो उसके साथ साथ क्या मिलता है, आत्मसम्मान विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, मतलब जैसा ज्ञान आपका था बिल्कुल वैसा का वैसा बना रहे और अधिगम में कोई प्रभाव ना डाले, तो कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। आपने पढ़ा होगा स्थानांतरण डीपली, मैंने स्थानांतरण टॉपिक पढ़ाया था, पहले के वीडियो देखिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है, समय का अभाव है, 15 दिन शेष बचे हुए हैं, तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। और जो पहले की वीडियो टॉपिक वाइज देखना है तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो इस स्थानांतरण 3 प्रकार का होता था, सकारात्मक, नकारात्मक और क्षैतिज भी होता है, ठीक है, 4 टाइप में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 होते हैं, यानी अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक और शून्य का, ठीक है। तो इसमें शून्य स्थानांतरण, ना तो यहाँ पे अधिगम की स्थितियों में परिवर्तन हो रहा है और ना ही जैसा था वैसा बिल्कुल बना हुआ है, कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, तो चिंतन क्या है, संज्ञानात्मक गतिविधि। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया भैया, ये क्वेश्चन आता है जीन पियाजे ने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिंतन से संबंधित जब कोई बात की जाए तो वो किस गतिविधि में शामिल होगी, संज्ञानात्मक गतिविधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यता सीखते हैं। अगर एक बाल केंद्रित यानी बालक को केंद्र मानकर शिक्षा ग्रहण कराई जाए तो उसमें बच्चे सामान्यता क्या सीख सकते हैं, तो व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूपों में। यानी अगर बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगी तो सामूहिक भी सीखेंगे और व्यक्तित्व भी सीखेंगे। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यता व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप में सीख सकते हैं। क्योंकि सामूहिक कैसे सीखेंगे, जो बच्चे सारे ग्रुप में रहेंगे वो समूह बना के एक दूसरे के क्रियाकलाप के गतिविधियों को नोट करेंगे, यानी समझेंगे, तो वो सामूहिक रूप से भी सीख सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है, तो समावेशन। पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक सिद्धांत होता है और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो समावेशन में कहलाएगा, यानी समायोजित करने की। यानी पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। जो संज्ञानात्मक संरचना होती है उसमें संशोधन कर दिया जाए वो समावेशन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें, इससे बढ़ावा मिलता है। तो ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण को, जैसे एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों में मतलब ज्ञान को जोड़ सकें, इससे क्या बढ़ावा मिलता है, यानी सह संबंध विकसित करना। एक जैसे मान लो आपका कोई छात्र इतिहास का है या गणित का है, तो जो पढ़ाई यानी जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो दूसरे विषय में भी उसका ज्ञान का महत्व हो, यानी उसमें भी संबंध स्थापित करे, तो सहसंबंध एवं अंतरण कहलाएगा, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित किससे है, अपसारी चिंतन से। किससे है, अपसारी चिंतन से आपका सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपसारी अभिसारी बहुत पूछा जाता है बहुविध चिंतन में, तो आपको अपसारी सृजनात्मकता, ये क्वेश्चन बहुत ही लेटेस्ट है सीटेट के लिए, तो आपको समझना है जब सृजन की बात की जाए तो अपसारी होगा और बाकी अदर तो अभिसारी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, या विद्यार्थी रूप से प्रेरित है, बाह्य रूप से प्रेरित है।
क्योंकि अभी उसको जो आंतरिक ज्ञान है वो नहीं हो पाया है, क्योंकि वो अभी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके उसके लिए सोच रहा है। यानी कि जो विद्यार्थी है मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए परिश्रम तो कर रहा है कठिन, लेकिन अभी सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए, प्रवेश के लिए, और बाद में उसका आंतरिक भी होगा और बाह्य भी होगा। ठीक है, तो पहले यह विद्यार्थी अब प्रेरित अभी बाह्य रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यवहार का करना पक्ष में होता है, व्यवहार का करना पक्ष में होता है सीखने के गतिक, व्यवहार का करना पक्ष में होता है सीखने के गतिक क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। तो शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में, जैसे नृत्य हो गया, संगीत हो गया, कला प्रदर्शनियां होगी, तो ये बच्चों को सृजन शक्ति के लिए बढ़ावा देती हैं, सृजनात्मक कार्य के लिए, मार्ग के लिए, क्रिएटिविटी करने के लिए ये जो उपलब्धियां प्राप्त होती हैं कि नृत्य के क्षेत्र में प्रदर्शनियां, संगीत, ये सारी पत्रिका जो होती हैं उनके लिए प्रोत्साहित होती हैं सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि, या सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। तो अगर समूह में कोई गतिविधि की जाए, समूह चर्चा की जाए, या अनेक शिक्षार्थी गतिविधियों में व्यस्त रहें सामूहिक रूप से, तो ये किस ओर ले जाता है, तो सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम सॉरी सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, यानी समाज से, यानी जब सामूहिक रूप से बच्चा कोई सीखता है तो सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम जरूर से जरूर सीखता है, चाहे वह खेल कूद के माध्यम से हो, या चर्चा के माध्यम से हो, या परिचर्चा के माध्यम से हो, तो वो एक सामाजिक गतिविधि को प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह, जब कोई दृष्टिबाधित शिक्षार्थी है तो उसको एक अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, मतलब जो अदर हैं, जो आपके दृष्टिबाधित हैं, एक विद्यार्थी है, उसको अन्य विद्यार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वो आपका समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो सीटेड में 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो समावेशी शिक्षा से जुड़े हुए होंगे, तो उसमें आपको अंतर नहीं करना है, क्योंकि जो एक कोई विशेष शिक्षार्थी होगा और एक सामान्य शिक्षार्थियों के साथ विशिष्ट बालक को शिक्षण उपलब्ध कराना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो उसमें आपका दृष्टिबाधित हो सकता है, कोई भी बाधा से ग्रसित हो सकता है, वो सामान्य शिक्षार्थियों के साथ गतिविधि में शामिल हो या शिक्षा ग्रहण करे, तो वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका डन रहता है। और एक लिंगापूर्व यानी भेदभाव से संबंधित, जेंडर से संबंधित होता है, उसमें आपको भेदभाव नहीं करना। वो क्वेश्चन एक समावेशी शिक्षा का, और एक आपका आता है वाइगोस्की, जीन पियाजे तो पक्का ही आते हैं, कोहलबर्ग पक्का आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं सीडीपी में जो बहुत इंपॉर्टेंट है विकास के क्षेत्र में, यानी विकास से संबंधित जितने भी आपके सिद्धांत हैं, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, चॉम्स्की, भाषा विकास के सिद्धांत, तो ये सारे आपको आने चाहिए। तो और समावेशी शिक्षा, लिंगापुर, तो 8, 10, 15 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए पूरी सीटेड में। और जो अदर एक्टिविटी मैंने बता दिया 30 मार्क्स के लिए, पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन जो 30 हैं वो आपके डन हैं। तो 30 और इधर 50, आपको 40 या 50 नंबर के लिए मेहनत करना होता है, यानी 100+ लाने के लिए। तो उसके लिए आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जो पूरा सीटेड किस पे बेस है, मतलब पूरा सीटेड में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्लास मिस मत करिएगा, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्लियर ना दिख रहा होगा तो बताइएगा, क्योंकि सीटेड के क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं, तो अभी लॉन्ग भी होते हैं, तो बोर्ड में लिखना थोड़ा दिक्कत की बात है, तो इसलिए डायरेक्ट इससे आते हैं, और सुविधा तो है नहीं, आप लोग समझ रहे हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि इनमें
अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य यानी देखने का और सुनने की सामग्रियों को शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। तो क्या होगा, इनमें जो अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। जो सीखने में इंद्रियां आपकी कितनी होती है, 5 संवेदी, है ना। तो उसमें क्या होगा, सीखने के लिए संवर्धित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अभी बात हुई और कोहलबर्ग आ गया क्वेश्चन। तो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो जो सही और गलत के प्रश्न में के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है कोहलबर्ग के अनुसार तो नैतिक यथार्थवाद। क्या कहा जाता है, नैतिक यथार्थवाद। जब सही और गलत के प्रश्न में निर्णय लेने में जो चिंतन किया जाता है वो नैतिक यथार्थवाद कहलाता है। ठीक है, तो ये कोहलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जितने भी फैक्ट हैं आप छोड़िएगा ना, डीपली पढ़िएगा। ठीक है, 15 दिन अभी शेष हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। तो जैसे आपका कोई विद्यार्थी है समकक्ष, यानी अपने जो समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, यानी दुष्टतापूर्ण व्यवहार करता है, तो विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, जो विद्यालय के रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करता विद्यार्थी, तो आप क्या करेंगे, उसको किस प्रकार की सहायता प्रदान कराएंगे। तो भावात्मक क्षेत्र में, यानी भावनाओं से जुड़ी हुई, यानी अगर आक्रामक व्यवहार किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो फीलिंग है वो आपकी निगेटिविटी भर चुकी है, तो आपको किसमें करना, पॉजिटिविटी में चेंज करना है। यानी पॉजिटिव अगर फीलिंग उसके अंदर डेवलप करनी है तो भावात्मक क्षेत्र को ध्यान में रखकर उसे सहायता प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो जब विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ उद्दंडता करता है तो एवं विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है तो इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती है। तो सामाजिकरण में, अगर शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि, तो हमने बता ही दिया आपका सामूहिक गतिविधियों से तात्पर्य हो तो समाज की बात कर रहा है। कहीं भी सामाजिकरण दिख जाए या सामाजिक गतिविधि दिख जाए तो ऐसे प्रश्नों में आपको जहां सामूहिक की बात होती है तो सामाजिकरण हो जाएगा, समाज से जुड़ी हुई भावना। ठीक है, सामाजिकरण का ही विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी कितनी बार मैंने बताया कि इसको टॉपिक को आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कौन सा था, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। यानी उनकी जो बौद्धिक स्तर को देख बिना जाने परखे और शारीरिक, सामाजिक इनसे कोई मैटर नहीं है, उसको बिना देखे हुए उनको शामिल करती है। कि कोई दृष्टिबाधित बालक है तो उसे समावेशी शिक्षा उपलब्ध ना कराई जाए सबके साथ, ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो आनुवंशिकता से भी एक क्वेश्चन बनता है, आनुवंशिक चैप्टर से आपका सीडीपी में आता है, वातावरण और आनुवंशिक क्रिया से, आनुवंशिक कारक और प्लस वातावरण कारक। तो वातावरण या पर्यावरण से अटैच क्वेश्चन आएगा जो आनुवंशिक से संबंधित होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मिल गया आनुवंशिकता से। तो आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सामाजिक गतिविधि ऐसा नहीं है कि आनुवंशिकता संबंधी कारक होगा। और समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति ऐसा नहीं है, चिंतन पैटर्न ऐसा कुछ नहीं है। तो आंखों का रंग डिपेंड होता है आनुवंशिकता, या आनुवंशिकता का कारण, यानी आनुवंशिक कारक हो सकता है। और क्योंकि माता पिता की आंखों का रंग जैसा होगा वैसा ही बालक के भी आंखों का रंग हो सकता है, ये एक जेनेटिक फैक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे भी प्रायः की ओर संकेत करते हैं। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः संकेत करती हैं आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों को।
अगर त्रुटियां ही नहीं शिक्षक पहचानेंगे तो उनका निदान यानी उपचार कैसे करेंगे। तो अगर त्रुटियां समझ जाएंगे तो उपचार करने में आसानी होगी शिक्षक को। तो पहले विद्यार्थियों की त्रुटियों को समझना चाहिए, उसके और संकेत किसके मिलते हैं, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। ऐसे ही आप लोगों का प्यार बना रहे और सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इस समय अब कल मकर संक्रांति है और सभी को एडवांस में मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। और कल से आपकी क्लासेस अच्छे ढंग से प्रॉपर चलेंगी। सीटेट की बहुत दिन से नहीं मिल पाए थे किन्हीं कारणोंवश, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं प्रॉब्लम को, शिफ्ट होने में भी दिक्कत हो रही थी, दूसरे ज़िले में जाने में, तो सारे क्लासेस इधर उधर हो गई, अस्त व्यस्त। तो आज से डेली मतलब स्टार्ट हो जाएगा। आज से आपका टुडे मतलब जो भी है, आज से आपको पता चल रहा होगा कि कल से आपकी क्लासेस डेली कंटिन्यू चलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, और पसंद आया वीडियो लाइक भी करिएगा दोस्तों। और प्रॉपर आपकी टेट, सुपर टेट, सी टेट ये बैच चलते रहेंगे लगातार। थोड़ा सुविधाओं का अभाव है यहाँ पे, ना तो प्रोजेक्टर है, ये सुविधा भी नहीं है, ना तो बोर्ड है, तो इसलिए आपको ऐसे ही काम चलाना होगा ऑडियो रिकॉर्डिंग से। और बोर्ड का प्रयास करेंगे जल्दी से बन जाए, क्योंकि यहाँ नए नए शिफ्ट हुए हैं तो कुछ सुविधा नहीं है, वाइट बोर्ड की भी सुविधा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है या विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये भिन्नता, व्यक्तित्व भिन्नता से क्वेश्चन आना ही आना है श्योर। तो ये मान के चलिए ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे सीटेड में। तो व्यक्तित्व भिन्नता को दर्शाता है, मतलब अगर कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है, तो सबकी बुद्धि लब्धि या बुद्धि में क्या होता है, भिन्नता पाई जाती है। किसी का IQ लेवल ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो कोई जल्दी सीख सकता है, कोई बाद में सीख सकता है, यानी देर लगती है। तो ये व्यक्तित्व भिन्नता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक, देखो ये वातावरण से अभी बता रहे थे क्वेश्चन, तुरंत आ गया। तो निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो जो वातावरणीय कारक होते हैं वो शारीरिक गठन को, यानी शारीरिक गठन को ज़्यादा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आया भी था उस बार 2019 में आया भी था। ठीक है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं शारीरिक गठन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं। तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। जो श्रवण हास्य यानी सुनने में उन ग्रसित बच्चे जो होते हैं वो कुंठा का सामना करते हैं। कैसे कि दूसरों के साथ संप्रेषण करने में, यानी जब उन्हें सुनाई ही नहीं देगा तो दूसरे से संप्रेषण यानी वाद विवाद, यानी बात कैसे कर पाएंगे, संप्रेषण करना उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। और सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, ये अक्षमता हो जाती है, तो उसी से वो उस कुंठा का सामना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया, ये तो भैया जितने भी विकार संबंधी हैं, लेखन संबंधी, पठन संबंधी, भाषा संबंधी, ये आपको याद होना चाहिए। तो पढ़ने से संबंधी डिसलेक्सिया होता है, मैंने एक बार वीडियो बनाया था, सारे देख लीजिएगा। और भाषा संबंधी डिस्ग्राफिया हो गया, और जो लिखने और पढ़ने संबंधी ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही पूछा जाने वाला लेटेस्ट एक क्वेश्चन रखा ही रहता है हर बार। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते रहेंगे। यानी जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होती है अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे, क्योंकि जब अन्य विद्यार्थी होंगे, उनसे प्रतियोगिताएं होंगी कि अधिगम प्रक्रिया में जब जुड़ेंगे अन्य विद्यार्थियों से, तब उनकी जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की उनकी क्षमता जो होगी वो और ज़्यादा विकसित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29। एक अच्छी पाठ पुस्तक
से बचती है लैंगिक पूर्वाग्रह? जो ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आपको आ रहे होंगे। आप ये कमेंट में जरूर बताइए कि 30 में आपका स्कोर कितना हो रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले से ही ऑप्शन, इतना आपने तैयारी कर लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं 30 में आपके कितने आ रहे हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, कोई भी पाठ्य पुस्तक में भिन्नता नहीं दिखाई जाएगी कि बालक के प्रति या बालिका के प्रति, उसमें समानता का ही उल्लेख मिलेगा। तो इसलिए लैंगिक पूर्वाग्रह, इससे भी क्वेश्चन आपका सीटेट में हर हाल में पूछा ही जाता है, बहुत बार पूछा गया हो, जो आने वाला एग्जाम 31 है उसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करेगा संवेदी प्रेरक चरण में। संवेदी प्रेरक चरण, ये 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने। तो संवेदी प्रेरक चरण में शिशु असहाय, जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी, सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाते हैं। वे आवाज तथा प्रकाश के प्रति प्रक्रिया करते हैं, रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करते रहते हैं, वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। वे ऐसे वस्तुओं के बारे में भी कल्पना करना प्रारंभ कर देते हैं जो प्रत्यक्ष नहीं होती है। तो ये किस अवस्था में? संवेदी प्रेरक चरण में। ठीक है, तो आपके 30 क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त होती है जैसा कि मैंने बताया सीडीपी की। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सारा वो जितने भी 5 सब्जेक्ट आपके जूनियर में होने हैं और जो प्राइमरी सीटेड एंड जूनियर सीटेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपका पूरा विश्लेषण करता है एक ही वीडियो में, वो कल प्रोवाइड होगा। और आपको बोर्ड के ही माध्यम से, यहाँ बोर्ड की सुविधा नहीं है लेकिन एक बोर्ड छोटा सा बिल्कुल रहेगा, लेकिन उसमें मेन पॉइंट आपको बताए जाएंगे। ठीक है, और बोर्ड नहीं मिल पाता है तो आपको ऐसे पीडीएफ वगैरह कुछ प्रोवाइड करेंगे जो इम्पोर्टेंट हो, उसी से पूरा सार हो, सीटेट का पूरा विश्लेषण उसी पे डिपेंड हो। तो एक सीटेट का वो झलक जरूर, वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वो फाइनल वीडियो रहेगा। एक दिन किसी दिन बना सकते हैं 15 दिनों में, और टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोग समझ ही रहे हैं कि जब व्यस्तता हो जाती है, किसी डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना, अपने घर से दूर जाना, तो बहुत सारी असुविधाएं होती हैं, आपको पता ही होगा। तो ऐसे मेरे साथ भी है। तो लेकिन आपको हम हर हाल में क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।